नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। वैसे आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि नरेंद्र मोदी ने एक बार पुनः सभी को चौंकाया और अपने मत पसंद को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया। बाकी दो राज्यों में भी वो अपनी ही पसंद की चलाएंगे। राजनीतिक विश्लेषण अपना विश्लेषण अपने पास रखेंगे, वो मोदी के विश्लेषण तक पहुंच नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी हमेशा चौंकाने वाला काम करते हैं। हालांकि वो अभी इस स्थिति में अपने आप को बनाए हैं कि वो जो भी करेंगे वो एक नजीर बनता जाएगा। उन्होंने अपने मेहनत से, अपने काम करने के तरीके से, जनता में अपने प्रति उपजे भरोसे से और राजनीतिक सूझबूझ से अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनको इस बात के लिए बधाई मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। आज मेरा बात मोदी के करिश्माई नेतृत्व पर नहीं है, वो दुनिया देख रही है, मैं उसमें क्या कहूं। आज की चर्चा है, आप सब टीवी पर देख रहे होंगे कि कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद के घर से अब तक 300 करोड़ से ऊपर की रकम नकदी बरामद हो चुकी है और भी कई संपत्तियां बरामद होनी बाकी हैं। गिनती अभी समाप्त नहीं हुआ है। छापेमारी दास्ता ने अभी इसको समाप्त की घोषणा नहीं की है। यह रकम बढ़ भी सकता है। अब सवाल यह है कि 320 करोड़ रुपया जो कांग्रेस के नेता के पास से बरामद हुआ है, समाचार चैनलों की माने तो ये कहा जा रहा है या प्रचारित करवाया जा रहा है कि अगर एक कांग्रेस के नेता के पास 320 करोड़ है तो अगर 50 सांसद भी होंगे तो कितना करोड़ होगा। 50 क्यों, 554 सांसद हैं इस देश में, बाकियों के पास भी तो होना चाहिए, उन पर भी चर्चा हो। आज उनके यहां से निकल रहा है, कल आपके यहां से निकल लेगा। कंगाल तो सांसद कोई भी नहीं है। जो सांसद होगा वो कंगाल नहीं होगा और जो कंगाल होगा वो सांसद नहीं होगा। यह तो हमारे देश की परंपरा है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। मैं इस विषय पर चर्चा करने नहीं बैठा हूं कि भाई पैसा किसके यहां से मिला, पैसा कितना मिला। मेरा मानना है, मेरा तो कहना ही है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जिस पर और जगहों पर विश्लेषण नहीं हो पाता है। जैसे मेरा मानना है कि क्या हमारी सरकारें हमको मूर्ख समझती हैं या मूर्ख बनाती हैं। 320 करोड़ या 500 करोड़ जो भी होगा, 1000 करोड़ का रुपया भारी भरकम लगता है। हमको भी लगा, आप देख करके आंखें चुधिया गई, क्योंकि एक बार इतना नोट तो हमने कहीं देखा ही नहीं। बैंक में भी हम जमा करने जाते हैं तो 1000, 2000, 5000 लेकर के जाते हैं और अगल बगल में जमा करने वालों को देखते हैं वो कोई 50,000 जमा करता है। इतनी बड़ी बड़ी बंडलों को तो हमने टीवी में ही देखा है, लाइव देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं, अनुभव ही नहीं है। लेकिन अगर सांसद एक 320 करोड़ रुपया जमा करके खलनायक बन सकता है, लोगों की बुराइयां ले सकता है, मैं भी मने मन उसको कोस रहा हूं कि भाई इतनी बड़ी बेईमानी क्यों कर रहा है, क्या करेगा इतना रुपए लेकर के। इस देश का पैसा है, यह देश के विकास में लगता। लेकिन अगर इसी रकम को 3.5 लाख करोड़ कर दिया जाए तो आप क्या कहेंगे। 300 और 3 लाख अंतर है ना। पहले सब सुन लीजिए, 300 करोड़ और 3 लाख करोड़। सुनने में आपको कुछ फर्क ना लग रहा हो, बेशक लाख और हजार में, लेकिन अगर 300 करोड़ रुपया से पूरा एक घर भर जा रहा है, गाड़ियां बन रही, मशीन गिनने में थक जा रहा है, तो 3.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, लाख करोड़ रुपया गिनने उनने के लिए तो फिर दुनिया भर से मशीन मंगानी पड़ेगी। तो अगर कांग्रेस का एक सांसद 300 करोड़ रुपया की काली कमाई जमा करके दुनिया भर में खलनायकी का तगमा हासिल कर सकता है, तो हमारी सरकारों ने अब तक कई लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर दिए, वो भी तो हमारे ही पैसा है। उस पर कभी कोई चर्चा ना तो किसी टीवी डिबेट में हुआ, ना ही किसी राजनीतिक दल ने किया। मैं तो करूंगा, क्योंकि मेरा तो कहना ही है कि मैं अपने इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बनाता, बताता या सुनाता हूं जो और चैनलों पर नहीं होता है। असल में क्या है कि जैसे मैंने बोला ना, 3 लाख करोड़
बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, एहसास ही नहीं हुआ। यही है दृश्यम का मतलब। दृश्य जो दिखता है वही बिकता है। अगर यही 3 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए टीवी में अगर आप देख लेते तो आपकी हार्ट फेल हो जाता। तो आप इतना रुपये भी हो सकता है। 300 करोड़ देख करके आप परेशान हो सकते हैं, तो 3 लाख देख कर क्या करेंगे? अनुमान लगाइए। नरेंद्र मोदी हो, मनमोहन सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मैं तो 1952 से लेकर के अब तक में शायद श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के ज़माने में ये मौका नहीं मिला कि वो कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। हालांकि मैं उनके ज़माने का रिकॉर्ड का मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो कर्जा माफी और कर्जा वसूली के विषय में सोच सकते थे। कुछ ही दिन के तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाकियों के प्रधानमंत्रियों ने लाखों लाख करोड़ रुपया अपने उद्योगपति मित्रों का माफ कर दिया है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि विजय माल्या जो एक बैंक को कंगाल करके या कई बैंकों को कंगाल करके देश छोड़ के भाग गया, उसके कर्जे को माफ करने के लिए बेल आउट पैकेज दिया जाता था। वो अपने पैसों से अयाशी करता था, लड़कियों की अर्धनग्न तस्वीरें उतारा करता था, यॉट पर घूम करके अयाशी करता था, मौज मस्ती करता था, और सरकारें हमारे करदाताओं के पैसे की गाड़ी कमाई को लेकर के उसके कर्जे को पाटती रहती थी, भरती रहती थी। आज वही हाल स्थिति अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया सभी उद्योगपतियों का है। मैं किसी एक उद्योगपति ना कर क्योंकि लाखों करोड़ रुपया जो माफ किए गए हैं उसमें सारे उद्योगपति हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पैसे माफ किए गए उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा उनके घर में अकूत है, अपरंपार है। उन्हें खुद भी अंदाज नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है, लेकिन उनको पता है कि हमारी सरकारें हमारे साथ हैं, हमारा कर्जा माफ कर देंगी। हमने ए बैंक से पैसा लेना है, ए कंपनी में, बी कंपनी में लगा देना है, एक कंपनी को दिवालिया कर देना है और एक कंपनी का पैसा माफ करवा देना है। कोई इस बात की पूछ नहीं करने वाली है कि भाई मान लीजिए मैं राकेश परमार एक बैंक से कर्जा लिया, कर्जा चुकाने की स्थिति में मैं बैंक के सामने नहीं हूं, तो बाकी मेरे पास आलीशान बंगला है, शानदार गाड़ी है, महंगा शौक है, ऊंचा रहन सहन है, मैं उसमें कटौती करूंगा? मेरा पहला काम कर्जा देना होगा। हमारे गांव में कहा जाता है कि भाई तूने कर्जा लिया और मछली खा रहा है, कहां से खा रहा है? मतलब कहने का मतलब है कि तेरे पास कर्जा देने का पैसा नहीं और मछली की दुकान पर खड़ा है। मतलब हमारे गांव में इस स्तर तक की सोच रखी जाती है कि भाई अगर आपने किसी का कर्जा लिया है तो भरपेट भोजन करने में भी आपको शर्म आनी चाहिए, वस्त्र धारण करने में भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमारे उद्योगपति पैसा लेते हैं। और आज देखिए अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी अलग होने के बाद मुकेश अंबानी दुनिया का सबसे महंगा घर बनाया है। कई हजार करोड़ का वो घर है, कई लाख रुपया का बिजली का बिल हर महीना आता है, और कितना करोड़ का कर्जा उसने सरकार से माफ करा दिया। आरटीआई में मांग लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं मिलेगा, या हो सकता है कुछ मिल भी जाए। अब सरकारों को यह सोचना चाहिए कि भाई जो आदमी बैंक का कर्जा देने की स्थिति में नहीं है, वो हजारों करोड़ के महल में कैसे रह रहा है और क्यों रह रहा है? क्या राइट है उसको रहने के लिए? तुमने कर्जा ले रखा है, तुम्हारा कर्जा नहीं तो घर बेच। हमारे गांव में कोई आदमी कोऑपरेटिव बैंक का 500 रुपया लेता है तो उसका बैल खोल करके कोऑपरेटिव बैंक वाले ले आ जाते हैं। गांव का आदमी रात के अंधेरे में मुंह छुपा करके भाग जाता है कि बैंक वाले आए हुए हैं पैसा वसूल करने के लिए। लोगों के खिड़की दरवाजे तक बैंक निकाल करके ले आती है, और ये जो हजारों करोड़ वाले हैं उनके सामने बैंक नतमस्तक हुए खड़ी रहती है। यह जो डिफरेंसेज है हमारे दिए वोटों के वजह से, और हमें को लूटा जा रहा है, मतलब मालिक लूटा जा रहा है, और वो लोग जो वोट नहीं देते हैं वो मौज काट रहे हैं। इस विषय पर चर्चा हमारे देश में कब होगा? यह चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, यह हम आपसे पूछें। देखिए सरकारें तो नहीं बनाएगी, ना पक्ष बनाएगा, ना विपक्ष बनाएगा, ना निष्पक्ष बनाएगा, क्योंकि तीनों लोगों को इन्हीं के फेंके हुए टुकड़े पर पलना है। वो इसलिए कि आपका वोट खरीदने के काम इन्हीं का दिया हुआ पैसा आता है, और आपका वोट बिकता है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको बुरा लग सकता है कि आप मुझको बिकाऊ करें, नहीं, आप बिकते हैं। कोई 5 किलो चावल पर बिकता है, कोई 200 यूनिट बिजली पर बिकता है, कोई फ्री में राशन पर बिकता है, तो कोई लैपटॉप पर बिकता है, तो कोई स्कूटी पर बिकता है। मतलब रेट सबके हैं, अलग अलग है, लगाने वाला चाहिए।
और वो जी रेट लगाई जाती है और वो चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्चा किया जाता है, वो यही उद्योगपति देते हैं, तो बदले में उनका कर्जा माफ किया जाता है। मतलब देखिए कहां तक हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक उदाहरण समझ लीजिए, मेरा पैसा है, करदाता मैं हूं, मेरे टैक्स से जाता है क्योंकि मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, दिल्ली में रहता हूं, 10% टैक्स काट करके मेरा चेक मिलता है। अगर मैंने किसी कंपनी का कोई काम किया 100 रुपये का, 100 रुपये का मैं बिल रेज करूंगा, 90 रुपया मुझे चेक में मिलेगा और मैं 100 रुपये में मान लूंगा क्योंकि 100 रुपया मैं उस पर एतराज भी नहीं, मुझे मालूम है, अंडरस्टूड है कि मैंने 100 रुपया का बिल किया, वो मेरे को 90 रुपया देगा, 10 रुपया ऑलरेडी काट के रख देगा। अब मुझ जैसा गरीब आदमी से अगर 10 रुपया ले रहा है तो आप समझिए 140 करोड़ लोगों में तो कम से कम 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे ना, जो 40 करोड़ लोग ऐसे होंगे ना जो टीडीएस के अंदर आते हैं। 2-4-5 करोड़ सैलरी वेजेज की वजह से टीडीएस कट जाता है। मतलब इतने लोगों का पैसा कट रहा है, यही पैसा माफ किया जा रहा है, हमारा पैसा, और हम ही से छल किया जा रहा है। यह राजनीतिक मुद्दा इसलिए नहीं बन सकता कि राजनीति में रहने वाला कोई भी आदमी इसको मुद्दा नहीं बना सकता। जो भी लोग राजनीति में आते हैं तो सबसे पहले उद्योगपतियों का नाम लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको रख लेता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि आप स्विच दबाते हैं तो बिजली बाद में जलती है, पैसा अडानी के घर चला जाता है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक के खजाने में ना जाकर अडानी के घर जाता है। अडानी 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 पूरे 3 चुनाव में, उसके पहले लोकसभा चुनाव में अडानी 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 चिल्लाते रहे राहुल गांधी, रोज 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 रोज। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं बताया कि जिस राजस्थान में अभी अभी वो सत्ता खोए हैं, जिस मध्य प्रदेश में अभी अभी सत्ता से बेदखल किए गए हैं, उन दोनों ही राज्यों में अडानी ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है और इनके अपने ही नेताओं के द्वारा किया है। मतलब सुपर से ऊपर मुख्यमंत्री राजस्थान के और मध्य प्रदेश के थे ये, और छत्तीसगढ़ के, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। तो वहां पर अडानी अगर बिजनेस कर रहा है तो उस चोरी में आप भी भागीदार हैं। मतलब अगर अडानी चोर है तो आप महाचोर हैं, तो फिर मोदी को ही चोर क्यों कह रहे हैं? मतलब यह कि आपका काम भी बिना अडानी का नहीं चल सकता, बिना अंबानी का नहीं चल सकता, बिना टाटा बिरला का नहीं चल सकता। तो फिर मोदी के नाम पर ही उनका मित्र बताने की गलती क्यों करते हैं, जबकि आप भी उनके परम मित्रों में से हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए और 2014 से पहले मुझे खूब ठीक ठीक याद है, मैं दिल्ली में 87 से रहा हूं और ज्यादातर दिल्ली के सड़कों पर मैं पैदल, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से घुमा हुआ हूं। मैंने किसी भी सड़क पर अडानी को मूंगफली बेचते नहीं देखा, ना ही अंबानी को अंडा का ठेला लगाते देखा। मैंने देखा ही नहीं कि किसी ठेले पर किसी पर कोई मूंगफली बेचता हुआ अडानी दिखा हो। अरे यही वो आदमी है यार जो मूंगफली बेचता था, देखो मोदी के आते ही आज अरबपति हो गया। ऐसा तो था नहीं। जब से अडानी बिजनेस शुरू किया है तब से तो आपके ही बाप दादा सरकार में थे, तो उन्होंने क्या किया उसको? धीरू भाई अंबानी तो आप ही के पिताजी के परम मित्र थे, हेलीकॉप्टर में बैठ करके आए थे अपने पिताजी को मिलने के लिए और आकर के कुछ को आके गए थे। वो बात तो आपको जानकारी होगी कि नहीं जानकारी? मुझे जानकारी तो आपको नहीं होगी। तो यह बात देश की जनता नहीं जानती और मैं देश की जनता को नहीं कह सकता क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है। ये आकलन है, हो सकता है आकलन गलत हो सकता है गलत प्रचार किया गया। ना तो राजीव गांधी ने मुझे कहा है, ना ही धीरू भाई अंबानी ने मुझे कहा है, तो मैं कैसे कहूं? लेकिन बात तो कुछ है, बिना आग का धुआं कैसे हो सकता है? तो मैं आपसे मांग करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप ये जो चरस के नशे में झूमते हैं ना, उसे जरा बाहर निकलिए। नशा नुकसान करता है, नशा नाश करता है, यह बात आपको दिख रहा है। अब की बार जब चुनाव के लिए 2024 में राजनीतिक दल आपके पास आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब की बार जातीय जनगणना का काम हमने बिहार से शुरू कर दिया, अब ये पूरे देश में लागू करेंगे। आप उनको बोले ठहरिए नेताजी, जातीय जनगणना से बड़ा जरूरी है कि जो भारत सरकार के करदाताओं के खून पसीने की कमाई का पैसा है उसकी गणना बताइए कि कितना उद्योगपतियों को दिया और कितना गरीब किसानों को दिया, कितना बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता में दिया और कितना कहाँ दिया, ये वाला गणना हमको बताइए। ये भी जरूरी है। साथ साथ अच्छी बात है कि मुझे जातीय जनगणना भी चाहिए क्योंकि हमारे दिमाग से जात निकल नहीं सकता। अगर जात निकल देता तो देश आगे बढ़ जाता। तो जरा पूछिएगा राजनीतिक दल के लोग से, जब कहेंगे कि देखिए कांग्रेस के नेता के घर से 300 करोड़ मिला, एक आदमी हाथ उठाया, नेताजी हमको कुछ कहना है। बोलेगा क्या कहना है?
बोला नेताजी अगर 300 करोड़ वाला आदमी बेईमान है और आप उसको वोट ना देने की कह रहे हैं तो ये 3 लाख करोड़ रुपया जो उद्योगपतियों का आपने माफ किया है तो आपके साथ क्या सुलूक किया जाए, यह बात पूछिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि 50-100 लोकसभा क्षेत्र में भी अगर 50-100 लोगों ने भी यह बात पूछ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर ये राजनीतिक दल के लोग आपके प्रश्नों का जवाब बेशक ना दें, प्रश्न पैदा ना हो इस बात का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें लग जाएगा कि जनता समझदार हो गई है, अब पूछना शुरू कर दिया है। लेकिन आप नहीं पूछेंगे क्योंकि आप नशा से नाश करवा चुके हैं, नशा मुक्त होना ही नहीं चाहते। जिस दिन आप नशा मुक्त हो जाएंगे उस दिन आपको ये समझ में आने लगेगी कि अगर 300 करोड़ रुपया भारी रकम है तो फिर 3 लाख करोड़ रुपया को क्या कहेंगे। अगर 300 करोड़ एक नेता के घर मिल सकता है तो बाकी ये जो हजारों नेता हैं, अरे 500 तो संसदें हैं, उसके बाद विधायक हैं, मंत्री हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ वर्तमान मंत्री हैं, तो इनके पास कितना पैसा होगा अंदाज जरूर लगाइएगा। जब अंदाज लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप 2 किलो चावल भी बिक रहे हैं और वो 200 करोड़ ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्पष्ट बहुमत आया है तो शायद यह ना दिखे। अगर 5-10 सीट इधर उधर की सीन आ जाती तो जिन लोगों को आपने 5 किलो चावल और 200 यूनिट बिजली के लालच में वोट दिया है वो 100 करोड़ में बिकते, आप चकरा जाते कि मैं तो 2 किलो चावल में वोट दिया है, ये 200 करोड़ में बिक रहा है, मेरे ही 2 किलो को भरोसे। सोचिएगा जरूर, क्योंकि 1-2 बार आप सोच लेंगे और 4-5 लोग भी अगर पूछ लेंगे हमारे तरह तो हो सकता है कुछ बदलाव आए। और जब तक बदलाव नहीं आएगा मैं तो शपथरत हूँ कि मैं पूछता ही रहूँगा। मेरा ये चैनल में सब 5 आदमी देखे, लेकिन मैं इसे चलाता ही रहूँगा और रोज नया नया मुद्दा लाता ही रहूँगा। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि यह आपके लिए है। नेता तो हमारा ना तो चैनल देखता है, ना ही मेरी बात किसी नेता के लिए है। मेरी बात उन लोगों के लिए है जो साधारण लोग हैं, जो आम लोग हैं, और मैं भी आम आदमी हूँ। विचार जरूर करिएगा कि 300 करोड़ ज़्यादा है या 3 लाख करोड़ ज़्यादा है। जिस दिन यह फिगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, दृश्यों वाली सीन नहीं सदृश्य बैठ जाएगी, उसी दिन यह देश सुदृढ़ हो जाएगा। उस दिन की उम्मीद के लिए मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।